सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है साइंस का एक चैप्टर है जिसको हम फोर्स एंड प्रेशर के नाम से जानते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट होगा। तो वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा, जितने भी इस चैप्टर के वीडियोज है सभी को देखिएगा और समझिएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस चैप्टर का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। एक एक कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे, इनकी यूनिट्स क्या क्या है, कौन कौन से फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं, बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पर फोर्स के बारे में बात करते हैं। भाई प्रेशर की बात तो बाद में आएगी, क्योंकि पहले फोर्स को खोलना पड़ेगा, फोर्स को समझेंगे, फोर्स से फिर हमारे को प्रेशर जानने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले भाई बताइए फोर्स क्या होता है। फोर्स है ना, बहुत ही अच्छा नाम है, फोर्स सुना भी है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या हुआ। अब देखिए, अगर इसकी डेफिनेशन की बात हो तो भाई आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, है ना। डेफिनेशंस तो इसकी बहुत सारी मिल जाएगी आपको। तो भाई फोर्स की डेफिनेशन है, फोर्स क्या है इसकी डेफिनेशन, फोर्स इज पुल और पुश। फोर्स इज पुल और पुश which change the position of a body, which change the position of a body or object। भाई ये तो डेफिनेशन है, ये मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन भाई रट्टा मार हमें नहीं बनना है, हमें समझना है कि भाई आखिरकार ये फोर्स होता क्या है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से फोर्स एक पुश और पुल है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इस पुल का मतलब ये पुल किया और पुश का मतलब भी आप जानते हो। आपने बहुत बार जब आप किसी की ऑफिस में जाते हो तो उसके डोर के ऊपर लिखा होता है ना पुश पुल, कुछ ऐसा। भाई पुल का मतलब खींचना, पुश का मतलब प्रेस करना, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट जानते हो। तो फोर्स क्या है, फोर्स खींचना या ये पुश या पुल है विच चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी, जो एक बॉडी की या फिर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल, अब ये बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड के ऊपर ये मार्कर अभी यहां पर पड़ा है। अब मैंने इसके ऊपर फोर्स दिया, मतलब कि इसको पुश किया, है ना। मान लीजिए पुश कर रहा हूं मैं, तो पुश करने के कारण इसकी पोजीशन चेंज हो गई, यहां पर आ गया। भाई देखिए, पहले तो ये मार्कर यहां पर था ना, अब मार्कर यहां आ गया, तो इस मार्कर की पोजीशन चेंज हो गई। क्यों हुई, बिकॉज मैंने इसके ऊपर फोर्स दिया, मैंने इस मार्कर को फोर्स दिया। अब भाई मैंने मार्कर के ऊपर फोर्स नहीं किया, ये देखिए मैंने फोर्स नहीं दिया तो ये मार्कर हिल नहीं रहा है, लेकिन मैंने इस हाथ से इसके ऊपर फोर्स दिया तो ये मार्कर की पोजीशन चेंज हुई। सो फोर्स क्या कहता है कि जब कभी भी पुश या पुल के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो वहां पर फोर्स का यूज होता है। विदाउट यूजिंग द फोर्स वी कांट चेंज पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एनी बॉडी इन दिस वर्ल्ड। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना है, अगर कोई चीज मुंबई में पड़ी है उसको मुंबई से उठाकर राजस्थान में लेकर आना है तो हमें फोर्स का यूज करना ही पड़ेगा। अगर हम फोर्स का यूज नहीं करते हैं तो वो चीज मुंबई की मुंबई में ही रहेगी। तो यही है, अगर किसी चीज की पोजीशन चेंज होती है, किसी भी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो वहां पर फोर्स का यूज किया जाता है पुश या पुल के फॉर्म में। ओके, समझ में आ गया होगा। आइए भाई, ये तो थी डेफिनेशन और समझाने वाली बात जो मैंने आपको समझा दी, लेकिन अब साइंस में आ जाते हैं फिर से। ठीक है, अब साइंस में आ जाते हैं। साइंस क्या कहता है, साइंस के अकॉर्डिंग, साइंस के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं फोर्स। यहां पर हमें पूरा फोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, साइंस में हमेशा सिंपल फॉर्मेट्स का यूज किया जाता है। तो फोर्स को हमने लिख दिया ऐसे। साइंस के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू
मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए कंफ्यूजन यहां पर मिल चुकी है बच्चों को। बहुत से बच्चे अब सोच रहे हैं सर ये मास क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। तो भाई फोर्स को जानने से पहले हमें मास और एक्सेलरेशन के बारे में जानना पड़ेगा। विदाउट द नॉलेज ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन यू कांट गेट नॉलेज ऑफ फोर्स। फोर्स के बारे में जानने से पहले मास और एक्सेलरेशन के बारे में जानना होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम मास के बारे में जानते हैं, आइए, ठीक है। वैसे चैप्टर तो हमारा फोर्स का है, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो भी जानना पड़ेगा। सबसे पहले एम लिखा है, एम को कहते हैं मास। अब ये मास, कुछ लोग कहते हैं कि जो ये हमारा मास होता है ये मास नहीं, ये मास नहीं है। इस मास का मतलब जो हमारा वेट होता है ना, वैसे एक यहां पर बात आती है वेट, है ना, वेट। हम कहते हैं भाई मेरा वेट इतना है, मेरा वेट इतना है, लेकिन अगर यही वेट आप अगर मून के ऊपर जाकर चेक करो तो वो वेट चेंज हो जाएगा। 50 किलो वाला व्यक्ति पता नहीं कितने किलो का होगा मून के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हमारे मास के साथ, जो हमारा मास होता है ना, उस मास के साथ जब हम ग्रेविटेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। जी इज इक्वल टू क्या होता है, छोटे वाला जी, ये मैं आपको बता दूंगा यार, ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। तो जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये होती है। तो जब हमारे मास के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें हमारा वेट मिलता है। अब जैसे कि मैं अभी 60 किलो का हूं, लेकिन मेरा मास जो है वो 60 किलो का नहीं है। अगर मुझे मेरा मास निकालना है तो 60 में मुझे 9.8 जो ये है 8 इससे डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर इसको हम है ना बहुत बार 9.8 की जगह 10 यूज करते हैं, तो आप इसको 10 से भी भाग दे सकते हो। तो मेरा मास कितना है, मेरा मास है सिर्फ 6 kg। मैं अगर 60 किलो का हूं, मेरा अगर वेट 60 kg का है तो मेरा मास सिर्फ 6 kg का है। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। तो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इज आवर फोर्स, इज आवर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए मास को तो हमने जान लिया कि भाई मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट के अंदर। मैं सिर्फ यहां पर अर्थ की बात कर रहा हूं, ठीक है, अर्थ की, क्योंकि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ के ऊपर फाइंड आउट कर रहे हो तो उसके अंदर 9.8 का डिवाइड किया जाता है। लेकिन अगर उसी का मास अगर आप मून के ऊपर फाइंड आउट कर रहे हो तो उसका एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हर सैटेलाइट और हर प्लेनेट का अलग अलग होता है। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है वो मैं आपको बता दूंगा जब इसके बारे में और ज्यादा चैप्टर्स आएंगे, है ना। लेकिन हमारी पृथ्वी जो है अर्थ, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स G इज इक्वल टू 9.8 होता है, ठीक है, 9.8। तो अगर आप अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन उसके वेट के अंदर 9.8 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको उसका मास मिल जाएगा, ठीक है। अब बहुत बार हम इस मास को यूज जो ये हमारा वेट है, इसको हम मास की जगह पर यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो बात की बात है, मैं आपको बता दूंगा। मास की बात हो गई, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को जानने से पहले आपको डिस्टेंस के बारे में जानना होगा। किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में, और साथ ही साथ आपको एक और चीज जाननी पड़ेगी, वो क्या है, डिस्टेंस के साथ साथ एक्सेलरेशन को जानने से पहले आपको स्पीड या फिर वेलोसिटी के बारे में जानना होगा। स्पीड या फिर वेलोसिटी सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानने से पहले आपको डिस्टेंस और समय के बारे में जानना होगा, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में जानना होगा। बहुत ज्यादा
मतलब बच्चे सोच रहे होंगे सर पता नहीं फोर्स से शुरू हुए थे मार्स में, सॉरी फोर्स से शुरू हुए मास में घुसे, वेट में घुसे, फिर हम स्पीड में घुसे, फिर और खोलता ही जा रहा है। जी हाँ, साइंस ऐसी चीज है, चैप्टर्स जब हम देखते हैं तो हमें छोटे दिखते हैं, और बहुत से कोचिंग वाले, बहुत से यूट्यूबर्स आपको जो उनके सामने किताब है उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो आपको पढ़ाकर खत्म कर देंगे। लेकिन मैं डीपली पढ़ाने वाला व्यक्ति हूं, मैं एक बार जो पढ़ाता हूं वो समझ में आ जाए और सबको याद हो जाए, ऐसा मैं पढ़ाता हूं। कंफ्यूजन नाम की कोई चीज मैं छोड़ता नहीं हूं, और जो छूट गई तो उसकी कंफ्यूजन भी मैं दूर करने के लिए बैठा हूं। ठीक है, भागने वाला नहीं हूं। चलिए आइए देखते हैं स्पीड, वेलोसिटी। सबसे पहले जानेंगे डिस्टेंस और इसके बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से देखना, अच्छा है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ना। देखते हैं भाई, स्पीड की बात करते हैं। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय, ये हो गया। ठीक है, अगर हम दूरी के अंदर समय का भाग दे दें तो हमें स्पीड मिल जाती है उसकी। ठीक है, ये हो गया। अब भाई डिस्टेंस तो हम जानते हैं, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कुछ भी हो सकती है। और ये भी हम जानते हैं 2 घंटे, 4 घंटे, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 मिनट, कुछ भी हो सकता है। तो भाई ये तो हम जानते हैं ना। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस में समय का भाग दे दो तो हमें स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहां पर हमारे को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? स्पीड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, चलिए भाई फोर्स के बारे में बाद में बात होगी, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट पहले जान लीजिए, फिर फोर्स वाला चैप्टर इतना हार्ड नहीं है। फोर्स वाला चैप्टर इतना हार्ड नहीं है जितना आपके लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है ना। तो देखिएगा, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक की बात करते हैं। एक्सेलरेशन जो है ये होता है स्पीड पर यूनिट टाइम। लेकिन अगर स्पीड की बात की जाए, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ये आ गया। यानी कि हर एक सेकंड में, हर एक घंटे में, या फिर हर एक मिनट में कितनी डिस्टेंस हमने की है, वो होता है स्पीड। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन की बात है तो हर समय में, इन एवरी टाइम, हाउ मेनी स्पीड वाज देयर, कितनी स्पीड थी। कहने का मतलब यह है, अगर डिस्टेंस के अंदर समय का भाग दे दो तो हमें स्पीड मिल जाती है, स्पीड मिल गई। अगर स्पीड के अंदर समय का भाग दे दो तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। बात आ गई समझ में? जब डिस्टेंस के अंदर, डी के अंदर जब हम इसका भाग दे देंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगी, और स्पीड के अंदर फिर से इसका भाग देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या समझ में आया आपको कि स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस के अंदर समय का भाग दे दो, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है स्पीड के अंदर समय का भाग दे दो। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इनकी यूनिट्स की बात करते हैं। भाई यूनिट्स का है ना, फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर बहुत ज्यादा रोल होता है। छोटी छोटी गलतियां होती हैं और क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस की बात करते हैं पहले फिर से, है ना। डिस्टेंस की यूनिट होती है किलोमीटर। कितनी होती है? वैसे तो इसकी यूनिट होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। लेकिन इसको हम किलोमीटर में चेंज करते हैं तो ये किलोमीटर बन जाती है। इसी प्रकार से समय की बात करें तो इसकी यूनिट होती है हमारे, क्या होती है? वैसे तो हम घंटे यूज करते हैं, लेकिन यहां पर हम सेकंड्स का यूज करते हैं। अगर हमने किलोमीटर लिया है, अगर हमने किलोमीटर लिया है तो हम घंटे का यूज करते हैं। अगर हमने मीटर लिया है तो हम सेकंड का यूज करते हैं। तो आपने सुना होगा मीटर पर सेकंड, आपने कभी नहीं सुना
मीटर पर आवर, नहीं सुना ना? तो ये होता है किलोमीटर पर आवर हो सकता है, मीटर पर सेकंड हो सकता है, ठीक है। तो ये इनकी है यहां पर यूनिट्स हैं, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं स्पीड के बारे में, तो स्पीड की क्या होगी यूनिट? स्पीड की यूनिट होगी, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस में समय का भाग, है ना? समय का भाग दे दो तो क्या हो गया? डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, तो मीटर, और इसकी है सेकंड, तो सेकंड, तो मीटर पर सेकंड क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये हो गई हमारी स्पीड की यूनिट। इसी प्रकार से एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? अब भाई एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर होता है स्पीड डिवाइड बाय समय। तो क्या होगा? स्पीड क्या है? स्पीड की यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड, और समय की क्या है? सेकंड। तो फिर से सेकंड आ गया, तो क्या होता है ऐसे में? ये सेकंड इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, तो सेकंड का स्क्वायर, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप मीटर सेकंड माइनस का 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी नीचे वाली चीज ऊपर आती है तो अगर वो पॉजिटिव की है तो वो माइनस की होती है, और माइनस की है तो वो पॉजिटिव की बन जाती है, ठीक है। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। या फिर हमारे पास एक्सेलरेशन की एक और यूनिट हो सकती है, दैट इज किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय, फिर से आवर कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया? किलोमीटर घंटा का स्क्वायर इज इक्वल टू किलोमीटर -2 आवर्स का, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट्स हैं, तो यूनिट्स लिख दीजिएगा भाई। यूनिट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, या इंपोर्टेंट कह दो इनको, होती है। तो डिस्टेंस की यूनिट मैंने आपको क्या बताई? किलोमीटर या फिर मीटर, कुछ भी कह दीजिए, किलोमीटर या फिर मीटर। समय की स्पीड क्या बताई मैंने? सॉरी, यूनिट क्या बताई मैंने? सेकंड या फिर आवर, ठीक है। एंड यहीं पर मैं अगर बात करता हूं स्पीड की, तो स्पीड की क्या होगी? मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति आवर। एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर पर, यह आ गया, ठीक है। तो ये बस आप ध्यान रखना, याद रखना, ये यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए, एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसीलिए कहा जाता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट इज नॉट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। व्हाट इज दिस? जी, स्मॉल जी इज ग्रेविटेशनल acceleration. It is the gravitational acceleration, and the unit of acceleration is meter per second square. Meter per second square. So it is 9.8 meter per second square. Okay, तो ये बस ध्यान रखना। एक आता है बड़े वाला जी, इसको कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसकी भी एक वैल्यू होती है जो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि आपका अभी उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। फिर से आ जाते हैं फोर्स के ऊपर, क्योंकि हमने यहां पर जान लिया स्पीड के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, समय के बारे में, सब कुछ जान लिया भाई, ठीक है। अब फोर्स पे आते हैं फिर से। फोर्स क्या था? फोर्स इज इक्वल टू मास गुणा एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई मास क्या होता है? एक प्रकार से वेट होता है, और वेट को हम ग्राम में तोलते हैं या फिर किलोग्राम में तोलते हैं। तो अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं बताएं? हम फोर्स की यूनिट फाइंड आउट कर रहे हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ पुल और फोर्स विच चेंजेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी। ठीक है भाई, ये पता चल गया कि भाई फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजीशन को चेंज कर देता है, भाई इतना मालूम है। लेकिन अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई फोर्स का फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। या फिर
अब प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि फोर्स जो होता है इसको हम mg भी लिख सकते हैं। mg का मतलब ये है मास और ये g क्या है, ये g है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपके जब आप और आगे जाओगे ना तो आपको एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जब आपको देखने को मिलेगा तो इसका फॉर्मूला होता है, mg, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसी प्रकार से आपके सामने और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे यार। ये जब आप और आगे पढ़ते जाओगे ना तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट साइंस के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन हाल फिलहाल हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस मैं तो आपको बता रहा था। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम फोर्स की बात करें तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो मास का हमारे पास यूनिट मालूम है हमारे को, क्या है मास की यूनिट, मास की यूनिट है किलोग्राम। क्या है, किलोग्राम। चलिए मास को लिखते हैं किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन की क्या है, मैंने आपको पता ही थे अभी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये थी हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसके बीच में वो आएगी ना, स्लैश आएगा। चलिए ये आ गया, इसको आप लिख सकते हो किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय मीटर सेकंड माइनस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखो या ये लिखो सेम है। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला जब ऊपर आता है तो वो अगर पॉजिटिव है तो माइनस होगा, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर मैं बोलूं तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड माइनस का स्क्वायर। तो ये याद रख लीजिए, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्पीड बताई, वेलोसिटी बताई, सब बता दिया। ये बताने का कारण यही है कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए, क्योंकि आपको मालूम ये होना चाहिए कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और भाई मास की यूनिट जो होती है वो होती है किलोग्राम, और जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक यूनिट मिलती है। सो दिस इज द एसआई यूनिट। क्या है ये, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई क्या होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब देखिए बहुत सारे सिस्टम होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सॉरी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज एसआई मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, सो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको एक साइंटिस्ट जो हमारे थे, एक जो साइंटिस्ट थे जिसका नाम आपने सुना होगा न्यूटन। क्या नाम था, न्यूटन, जिन्होंने फोर्स की खोज की थी, फोर्स की रिसर्च की थी, कुछ भी कह दो, ये इन्होंने की थी। तो आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक व्यक्ति था जो एक सेव के पेड़ के नीचे सो रहा था और सेव उसके ऊपर आ गया। तो वो सोचने लगा कि यार ये सेव ऊपर क्यों नहीं गया, मेरे ऊपर ही क्यों पड़ा। डेट टाइम फिर वहां से उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की थी। तो यही वो न्यूटन है। तो अब इनको रेस्पेक्ट के लिए, इनकी रेस्पेक्ट के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई यार ये इतना बड़ा नाम बेचारा कौन याद करता है ना। तो हम फोर्स की यूनिट जो है, जिन्होंने इसकी खोज की थी या फिर जिन्होंने हेल्प की थी फोर्स के लिए, उनका नाम दे देते हैं। तो अब जो हमारे यहां पर है फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन। अब आपको ध्यान हो गया होगा, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब भाई कंफ्यूजन तो होनी नहीं चाहिए, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक साइंटिस्ट जो हमारे थे न्यूटन, उनके नाम पर इसकी यूनिट रखी गई। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल है। ठीक है, इसी प्रकार से अब भाई अगर मैंने यहां पर कहा कि इंटरनेशनल मेजरमेंट सिस्टम, तो ऐसे और भी बहुत सारे सिस्टम्स होंगे ना भाई, है ना। तो चलिए इस चैप्टर में 2 सिस्टम के बारे में ही
ध्यान में रखना है, ज्यादा किसी सिस्टम के बारे में हमें जांच पड़ताल नहीं करनी है, ठीक है। सो अभी मैंने आपको क्या बताया, F इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट्स वाई कुल मिलाकर हमें मिला था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन कहते हैं, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो थी SI यूनिट, इंटरनेशनल मेजरमेंट सिस्टम की यूनिट। इसी प्रकार से एक CGS आता है। क्या आता है? CGS की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड मेजरमेंट सिस्टम। क्या कहते हैं भाई? ये तो था इंटरनेशनल मेजरमेंट सिस्टम, और ये है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड मेजरमेंट सिस्टम, जहां पर यूनिट्स में सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड का यूज होता हो। उसमें इसकी जो ये हमारा फोर्स है, इसकी यूनिट क्या होगी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई। CGS यूनिट ऑफ फोर्स, CGS यूनिट ऑफ फोर्स, या फिर SI यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। या फिर क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 5 न्यूटन इज इक्वल टू 6 न्यूटन इज इक्वल टू। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये याद रखना। और अभी मैं आपको CGS के बारे में बता दे रहा हूं, ठीक है। CGS क्या होता है? देखिए, CGS क्या होता है? जहां पर सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड का यूज हो, ठीक है। क्या हो? सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड का यूज हो। अब देखिएगा, CGS के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे कि यहां पर मुझे मिल चुका है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस सेकेंड का तो यूज होगा, इससे हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि CGS में भी इसका यूज होता है। अब किलोग्राम की बात करते हैं तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। चलिए, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। क्योंकि हम CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इस SI यूनिट को CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं। CGS का मतलब ही यही होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। भाई सेकंड तो यहां पर भी था, यहां पर भी था, तो भाई उसको हम चेंज नहीं करेंगे। बाकी क्या बचा? किलोग्राम और मीटर। इन्हें हमें ग्राम और सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, फिर ये CGS में हो जाएगा, ठीक है। सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दैट्स वाई अगर मैं कंप्लीट बात करूं तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अब 1 किलोग्राम की जगह पर हमें 1000 ग्राम लिख देता हूं, मल्टीप्लाइड बाई मीटर की जगह पर मैं 100 सेंटीमीटर लिख देता हूं, सेम है, एंड मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड स्क्वायर। तो कुल मिलाकर क्या मिला मुझे? 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हो गया? 1 लाख। सो 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो उसको मैं लिख सकता हूं 10 टू द पावर 5, 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ये फोर्स की CGS यूनिट है। अब भाई यहां पर एक और साइंटिस्ट आ गए, न्यूटन जी तो थे, लेकिन एक और साइंटिस्ट आए यार, उन्होंने भी फोर्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हमें, है ना। तो अब कहा कि अगर न्यूटन जी को हमने इतना रेस्पेक्ट दिया है तो उनको भी दे देते हैं। तो उनको यहां पर रेस्पेक्ट मिल गई। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहां पर हमने क्या किया था? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन कहा था। अब ये जो है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको भी एक नाम दे दिया। एक और साइंटिस्ट थे जिनके नाम में एक वर्ड यूज होता था, डाइन। क्या था नाम? डाइन। डाइन। तो CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन।
व्हाट इज दैट? डाइन। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। ठीक है, सिंपल सा काम था ना, डाइन। सो 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम 1D भी लिख सकते हैं। 1D इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा मेन, कि हमें याद रखने जैसी जो हमारी चीज थी वो ये थी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुल मिलाकर ओवरऑल हमारे को मिला किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हमने न्यूटन के रेस्पेक्ट में उसको 1 न्यूटन कहा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये हमारी थी एसआई यूनिट, इसको हमने सीजीएस में चेंज किया। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सिंप्लीफिकेशन निकाला तो हमारे को मिला 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे को मिल गया। ठीक है, तो यहां पर मैं शायद एक गलती कर रहा हूं, एक मिस्टेक कर रहा हूं, दैट इज, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, सही है ये। ठीक है, तो डाइन क्या थी? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे को मिल गया। सो अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डाइन्स? सो 10⁵ डाइन, 10⁵, ये हो गया 5 डाइन। इसके अलावा क्या बचता है आपके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, एंड 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और ज्यादा। ये तो अभी तक स्टार्टिंग है यार, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, अभी तो बहुत कुछ पढ़ा है, जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे हम, ज्ञान की ज्योति